नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, इसे समय का तकाज़ा कहें या फिर मोदी जी की बदकिस्मती कहें कि ये जो आदमी, जी हाँ, अडानी साहब, ये मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ रहे। अब इसे आप अजीब इत्तेफाक कह सकते हैं कि चुनावी साल में अडानी को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और आज का जो खुलासा है, नया खुलासा, वो मोदी जी पर बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि ये खुलासा शेयर मार्केट को लेकर नहीं है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर नहीं है, ये खुलासा कोयले को लेकर है, कोल को लेकर है। वो कोयला जिसके धंधे में सबके हाथ काले हुए। अब 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में अडानी कांड को लेकर बहुत अहम सुनवाई है। नए सबूत रखे गए हैं और अचानक इस कोयला कांड ने अडानी और प्रधानमंत्री मोदी, या यूं कहूं मोदी सरकार की मुसीबतें खड़ी कर दी। एक ऐसी मुसीबतें कि सरकार को कोई जैसे जवाब ना मिल रहा हो। अब इस कोयले कांड से, इस बड़े खुलासे से मैं आज पर्दा हटाने जा रहा हूं, लेकिन जो आज का बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन, कि क्या अडानी के धुएं में मोदी जी घिरते जा रहे हैं। और सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, बिग क्वेश्चन नंबर 2, क्या चुनावी साल में अडानी पर ये जो बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, इससे मोदी जी की इमेज डेंट हो रही है, मोदी जी की छवि धूमिल हो रही है, जिसका कहीं ना कहीं हिसाब चुकाना पड़ेगा भाजपा को 2024 में। और सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जिनको आज की तारीख में देश का सबसे ईमानदार और सबसे ताकतवर जज कहा जाता है, क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अडानी के खेल से पर्दा उठाएंगे? अभी तक जितना चंद्रचूड़ जी ने कहा, वो प्रेशर में आने वाले नहीं। वो डायरेक्ट जिन्होंने डायरेक्ट हेड ऑन लिया है सरकार को, कई बार लिया है, एक बार नहीं है, कई बार लिया है। वो डरने वाले शख्स नहीं है, बस सबूत पुख्ता रखे और पूरे ताकत के साथ रखे। अब दोस्तों, आज का जो नया खुलासा है उसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। और जिन लोगों को मोदी जी की ये बात याद है, उनका तो आज दिल ही टूट जाएगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जी हाँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब सोचिए, जो सरकार, जो प्रधानमंत्री सिर्फ ये कहकर प्रचंड बहुमत में आया हो कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देगा कुर्सी पर बैठते ही, उस सरकार की, उस प्रधानमंत्री के नाक के नीचे कोयले का खेल होता रहा और सरकार की एजेंसियां चुप रहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि यह खेल 2019 से 2021 के बीच में हुआ, जिस वक्त देश की जनता, आप, हम, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, जिस दौर में कोविड से जूझ रहे थे, ऑक्सीजन से जूझ रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी। यह खेल उसी दौर में हुआ। उसी दौर में इस देश का ताकतवर सेठ पैसे का खेल कर रहा था। अब दोस्तों, मोदी जी के दौर में ये जो नया खुलासा हुआ है, ये हमारे देश के अखबार, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, या फिर खोजी चैनल हो, सबसे तेज़ चैनल हो आज तक हो, या एबीपी, इन्होंने नहीं किया। ये खुलासा भी एक विदेशी अखबार ने किया है। हालांकि जो अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, वो इस बार अमेरिका का नहीं है, ब्रिटेन का है। और ब्रिटेन का ये जो अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, ये दुनिया का सबसे जाना माना बिजनेस अखबार है और इसने ये खुलासा किया है। सारे के सारे दस्तावेज खंगाले गए हैं और ये जो पूरा का पूरा, आप कह सकते हैं, नेक्सस है, उसमें चाहे कस्टम के लोग इन्वॉल्व हों, उसमें चाहे अडानी ग्रुप के लोग इन्वॉल्व हों, ये सारा का सारा खेल, ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है, दस्तावेजी सबूत के आधार पर है। अब दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स का आरोप है कि इस देश में, यानी भारत में, जो बाहर से कोयला आता है, जो विदेशी खदानों से कोयला आता है, इंपोर्ट किया जाता है इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, बाकी देशों से, वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट अडानी करते हैं। आप यूं कह सकते हैं
कि गौतम अडानी इस देश के नंबर वन कोल इंपोर्टर हैं। और वो जो कोयला लेके आते हैं, देश में जो लाते हैं, वही कोयला बिजली घरों में जाता है, उससे बिजली बनती है, वो बिजली आपके घर तक पहुंचती है ज़्यादातर मामलों में। अब फाइनेंशियल टाइम्स का ये कहना है कि साहब अडानी साहब जो कोयला ला रहे थे, उन्होंने जब उसको भारत में उतारा और बिजली घरों में बेचा तो उस कोयले की कीमत दुगनी कर दी। आप यूं कह सकते हैं मिसाल के तौर पर कि जो 100 रुपए का अगर कोयला था, 100 रुपए का कोयला था इंडोनेशिया में, तो हिंदुस्तान में बजाय 100 रुपए के भाव के उन्होंने 200 रुपए का बेचा और इसकी वजह से बिजली महंगी हुई। और फाइनेंशियल टाइम्स का यह भी आरोप है कि ये जो बिजली महंगी हुई या ये जो मुनाफा अडानी की जेब में गया, इसकी कीमत किसने चुकाई? इसकी कीमत इस देश की गरीब जनता ने चुकाई, इसकी कीमत हमने आपने चुकाई। मुनाफा अडानी साहब को, कीमत हमने आपने दी। अब फाइनेंशियल टाइम्स के जो खोजी पत्रकार थे, उन्होंने सारे आंकड़े निकलवाए और उन आंकड़ों से उन्होंने ये बात साबित की है कि 2019 और 2021 2 साल जो हैं, जिस पर इनकी स्टडी है, जो रिपोर्ट है, इन 2 सालों में अडानी जी ने, गौतम भाई ने $5 बिलियन का कोयला इंडोनेशिया से मंगवाया और दुगने दाम पे, कहीं कहीं दुगने से भी ज़्यादा दाम पर बिजली घरों को सप्लाई किया। और इस तरह उन्होंने खरबों रुपए का खेल कर दिया। ये है, और इसके तमाम दस्तावेज, तमाम आंकड़े, तमाम फिगर्स और फैक्ट फाइनेंशियल टाइम्स ने रखे हैं। हालांकि अडानी साहब की तरफ से ये कहा गया है कि ये पुरानी खबर है, इसको रिसाइकिल किया गया है, हमारे ग्रुप को बदनाम किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश है। ये कहा है कि एक विदेशी मीडिया हमें बदनाम कर रही है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि अडानी साहब ने जो मार्केट प्राइस था, यानी जो दुनिया में कोयले की कीमत थी, उसे कम नहीं किया, उसे दुगना करके हिंदुस्तान के बिजली घरों को सप्लाई किया। ये फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है, उसने आंकड़े दिए। मैं इस स्टोरी को थोड़ी और आसान कर देता हूं आपके लिए कि आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप ये ग्राफिक देखेंगे और उसमें आप फैक्ट और फिगर देखेंगे तो ये खेल बहुत आसानी से अडानी जी का आपको समझ में आ जाएगा। अब फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि 2019 जनवरी का महीना, अडानी जी उस महीने हिंदुस्तान तकरीबन 75,000 टन कोयला लेके आए इंडोनेशिया से। एग्जैक्टली जो टनेज थी वो थी 74,820 टन। 74,820 टन कोयला इन्होंने इंडोनेशिया से लिया और वहाँ के पोर्ट से DL अकेशिया कार्गो पर लदवाया। इस जहाज़ को, कार्गो जहाज़ को मुंद्रा पोर्ट में उतरना था। मुंद्रा पोर्ट अडानी जी का अपना पोर्ट है, आप कह सकते हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है अडानी जी का। इस जहाज़ को यहाँ पर आना था। अब जो यहाँ पर बात समझने वाली है वो ये है कि जब इंडोनेशिया से ये कोयला लदवाया गया, उस वक़्त उसकी जो प्राइस कोट की गई है, जी हाँ, रिकॉर्ड्स में, वो प्राइस है $1.9 मिलियन, यानी $2 मिलियन आप समझ लीजिए। और इसमें $42,000 का शिपिंग और इंश्योरेंस चार्जेस इंक्लूडेड है, यानी कुल मिलाकर $2 मिलियन का कोयला रवाना हुआ इंडोनेशिया से। भारत आते आते, हिंदुस्तान आते आते और हिंदुस्तान के गुजरात बंदरगाह पे उतरते उतरते ये जो $1.9 मिलियन का कोयला था, ये $4.3 मिलियन का हो गया। जी हाँ, 2 से 4, बल्कि 4 से भी ज़्यादा, 1.9 से 4.3 मिलियन डॉलर। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या करोड़ों में जाएगी। $4.3 मिलियन। अब जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि अडानी जी ने 2 साल में वो 30 शिपमेंट्स लाए, यानी 30 जहाज़ उन्होंने, 30 जहाज़, कार्गो जहाज़ कोयला लेके आए। आप सोचते हैं लाखों टन का कोयला आया, जिसकी कीमत थी, इन 30 शिपमेंट्स की कीमत थी $139 मिलियन
इतनी कीमत का कोयला इंडोनेशिया से आया, जिसकी कीमत भारत में आकर 215 मिलियन डॉलर हो गई। यानी कोयले का जो दाम था वो कहीं ज़्यादा बेतहाशा बढ़ाकर उसकी कीमत अदा की गई अडानी ने। और इसमें फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि सिर्फ इसी 30 शिपमेंट में, ये सिर्फ एक सैंपल है, सिर्फ सैंपल है, पूरा लेखा जोखा नहीं है, सिर्फ ये सैंपल है। इसी 30 शिपमेंट में 73 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ। अब मैं कहूं कि 1 मिलियन कितने का होता है, $1 मिलियन, तो ये $1 मिलियन तकरीबन 8.24 करोड़ का होता है। यानी $1 मिलियन 8 करोड़ से ज़्यादा का है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि खेल अरबों रुपए में हो रहा था। अब दोस्तों कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैंने आपको क्रिस्प में बताया, मैंने आपको उसका सार दिया कि खेल कैसे हो रहा था। सवाल इस बात का है कि जब ये खेल हो रहा था और सरकार के नाक के नीचे हो रहा था, 100 रुपये का, मान लीजिए 100 रुपये का कोयला इंडोनेशिया से लाया जा रहा है और 200 रुपये का बेचा जा रहा है। कायदे से तो किसी राष्ट्रभक्त सेठ को, किसी नेशनलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को, सोचिए अगर जमशेद जी टाटा होते या बिरला उस वक्त के मौजूद होते, तो हो सकता है वो 100 रुपये की चीज़ 95 रुपये में लाते, वो 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में लाते। लेकिन यहाँ 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में लाई जा रही थी, 150 रुपये में लाई जा रही थी। सवाल इस बात का है कि अगर ऐसा हो रहा था जो फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है, तो फिर हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी क्या कर रही थी, इनकम टैक्स क्या कर रही थी, कस्टम क्या कर रहा था, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऐसे मामलों को पकड़ने के लिए, और जिसने मामला पकड़ा भी डीआरआई ने, वो क्यों चुप हो गया, वो क्यों खामोश हो गया, फाइलें क्यों बंद हो गई, फाइलें खुली क्यों नहीं? क्या इन सबको मोदी जी का डर था? क्या कहीं ना कहीं अडानी और मोदी जी के रिश्तों की वजह से सबने अपने होंठ सिल लिए? क्या हुआ, क्या हो रहा था, और हमें आपको क्यों नहीं पता लग पाया? क्यों हमें एक ब्रिटिश अखबार, एक फॉरेन न्यूज़पेपर से इस खबर का हमें पता लगा, इल्म हुआ हमें? हमारे देश में चाहे मीडिया हो, चाहे जांच एजेंसी, सब चुप क्यों रही? मुझे लगता है कि इस बड़े सवाल का जवाब अशोक वानखेड़े दे सकते। अशोक वानखेड़े मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, पहले वो फाइनेंस के एडिटर थे, बाद में वो पॉलिटिकल एडिटर बने। पैसे का हिसाब किताब और बिजनेस भी समझते हैं, सियासत भी समझते हैं। चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि ये खेल आखिर में था क्या या है क्या, कि अभी भी जारी है। और मुझे लगता है टाइगर ही आज की तारीख में ऐसे सवालों का बेखौफ तरीके से जवाब दे सकते हैं। टाइगर, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि अडानी साहब कोयला इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कोयला हिंदुस्तान आ रहा है, हिंदुस्तान से देश के बिजली घरों में जा रहा है, वहां बिजली बन रही है, और बिजली बन के हमारे और आपके घरों में जा रही है वो बिजली, और हम उसका जो है मीटर के हिसाब से किराया दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो आरोप लगाया है फाइनेंशियल टाइम्स ब्रिटेन के अखबार ने कि जैसे 2 मिलियन का कोयला है, यहाँ 4 मिलियन पे वो बेचा जा रहा था। सवाल मेरा इस बात का है कि अगर ये खेल हो रहा था इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, या जो भी आप समझ लीजिए, हमारे देश की तमाम एजेंसियां हैं, कस्टम्स हैं, कस्टम वाले क्या कर रहे थे? हमारे देश की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी वो क्या कर रही थी? हमारे देश की जो डीआरआई थी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो सारा पैसों के लेन देन की जो है इंटेलिजेंस एकत्र करती, उसके अधिकारी कहां सो रहे थे? सरकार जो कहती है कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो किस कोने में चुप पड़ी हुई थी? सब लोग चुप थे। जो हमारे देश में इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर हैं वो भी चुप थे, खोजी पत्रकार भी चुप थे, जो इस वक्त इजराइल में कहीं है, बॉर्डर पर हैं। किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इधर देश में कोविड था 2019, 20, 21 में, और इधर मैं देख रहा हूं कि अडानी जी 50%, 100% जो फाइनेंशियल टाइम्स का एक्सपोर्ट है, 50%, 100% मार्जिन पर कोयला बेच रहे हैं। ये क्या हो रहा था? सब चुप क्यों थे टाइगर? जब देश पे आपदा आती है तो इस देश की परंपरा रही है, इस देश के धन्ना सेठों ने थैला खोलकर गरीबों की मदद की है।
लेकिन कुछ डकैत और लुटेरे होते हैं वो जो देश की आपदा का उपयोग लेते हुए देश को लूटने का जी प्रयास करते हैं। जब देश कोविड से जूझ रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, परेशान था, पता नहीं था कौन जीवित रहेगा कौन मृत, हजारों किलोमीटर लोग चल रहे थे, तब अडानी सेठ नोट छाप रहे थे। कोयले का खेल था, मैं हो रहा आपको था। शुद्ध रूप से, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में जी बताता हूं। मैंने 100 रुपए का कोयला इंडोनेशिया जी से खरीदा और शिप पे चढ़ाया। वो कोयला जब भारत आया बुंद्रा पोर्ट पे मेरे, जी तो उसका वैल्यू मैंने 200 रुपए डिक्लेयर किया। जी इंडोनेशिया से इंडिया आते आते समुद्र में ही कोयला डबल हो गया। समंदर में। आया कोयला इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया के कस्टम में जो डिक्लेयर है वो 100 रुपए है, लेकिन जी मैंने बिलिंग की सिंगापुर के ऑफिस से, एक मित्र के या कंपनी से, किसी और कंपनी से एक कर दी। ताइवान के कंपनी से, जी एक दुबई के कंपनी से, और वो रेट डबल हुआ और मैंने 200 रुपए मतलब 100 रुपए नेट कमाए। मतलब ये आपने मिसाल दी, हालांकि मामला तो वो 139 मिलियन डॉलर। जी हाँ, अरबों रुपए का आप हिसाब, आप हमारे अरबों दोस्तों रुपए को का है। आप हमारे एक दोस्तों को मैंने समझाने की एक उदाहरण के मिसाल दे लिए रहे हैं। 100 रुपए भी, हाँ आजकल हाँ कोयले को हाथ लगाने के भी 100 रुपए में हाथ भी नहीं लगा देता कोई, छोड़ दीजिए। ये आप तो ब्लैक मिसाल दे रहे गोल्ड हैं। है। अबानी जी अडानी अडानी जी के लिए ब्लैक गोल्ड है। ये जो अडानी की नहीं कंपनियां, ये जो इतना प्रॉफिट कमाती है, वो सब यहीं से आता है। टाइगर, ये मेरा यही सवाल है। बुनियादी, मेरा बुनियादी सवाल है, और मेरा सवाल ये है, ठीक है आप तो भाई फाइनेंशियल एडिटर रहे हैं, आप तो बिजनेस के एक बहुत सेलिब्रेटेड रिपोर्टर थे, तो मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आता है और मैं समझाना भी नहीं चाहता इस प्रोग्राम में। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर 100 रुपए की चीज या 100 करोड़ की चीज 500 करोड़ में बेच रहे थे, तो हमारी देश की जो एजेंसीज हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, डीआरआई है, सीबीआई है, आईबी है, ये सब क्या कर रहे थे? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ईमानदार ऑफिसर अब इस देश में नहीं रहे, या जो ईमानदार ऑफिसर उनको कोई काम नहीं करने दे रहा, उनको सही कुर्सी पे कोई बैठा नहीं रहा है, या एक डर का ईमान माहौल है ब्यूरोक्रेसी में, जांच एजेंसियों में? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अरे ईमानदार ऑफिसर जांच एजेंसी में है तो उसका ट्रांसफर होता है। ईमानदार ऑफिसर कहीं बैठा हुआ है तो उसको लूप लाइन में डाला जाता है। ईमानदार पत्रकार किसी चैनल में हो तो उसकी नौकरी खाई जाती है। ईमानदार एडिटर किसी न्यूज़पेपर में बैठा हो तो उसको रातों रात उसका मालिक भगा देता है। ये सारी एजेंसियों को जब ये बोला जाता है नहीं टॉमी भैया है, टॉमी पूछ हिलाना शुरू कर देता है। डीआरआई ने 2016 में 40 शिपमेंट की एक रिपोर्ट दी थी, जी जिसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ कोल बाय 50 to 100% ये बोला गया था। 50 to 100% बोला गया था। मैं आपको बताता हूं, जो और डीआरआई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की। एग्जैक्टली कौन सुनता है? इसी डीआरआई ने पत्र भी दिया था ना सेबी को। सिन्हा जी साहब अभी एनडीटीवी में डायरेक्टर है। शर्म आनी चाहिए उनको कि देश लूटा जा रहा था, हवाला से ट्रांजैक्शन हो रहे थे, और अब साहब अखबार एक चैनल के संचालक बन के आप देखिए न्यूज परोसेंगे। इनसे क्या अपेक्षा है लोगों को? ये झूठ और फरेब से बने हुए लोग। आपको क्या लगता है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि एजेंसी ने काम नहीं किया। देखिए काम ये यहाँ पे नहीं है। मैं और आपको इंफॉर्मेशन देता हूं आज, वो सब छोड़ दीजिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई हिंडनबर्ग को लेके, अडानी की जांच करने के लिए, बहुत सारे लोग डर गए, और सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ने क्या किया मैं इसमें जाता नहीं, लेकिन उस डर से बहुत सारी चीजें बाहर आ गई। ऐसी एक चीज गुजरात से बाहर आ गई। गुजरात के पावर प्रोजेक्ट्स को पावर कोल सप्लाई करने का काम अडानी जी का है। उस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्राइस का क्लॉज था कि यदि कोयले की प्राइस ज्यादा हो जाती है तो उनको कुछ पैसा एनर्जी चार्जेस करके पैसा उनको दिया जाएगा अडानी जी को। तो अडानी जी कोल खरीदते गए ऊंची कीमत पर और बताते गए कि इतना है, तो करीब करीब 19,000 करोड़
एनर्जी चार्जेस दिए गुजरात गवर्नमेंट ने। लेकिन उसमें हुआ ये कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय का हो गया, गुजरात गवर्नमेंट ने भी डर के मारे थोड़ा सा इंक्वायरी किया। तो जब इंक्वायरी किया तो उनको पता पड़ा कि अरे बाप रे बाप, जो इंडोनेशिया का कोल था उसके डबल रेट से ही अपने माथी मारा इन्होंने, और कहा कि कीमतें बढ़ गई तो मुझे पैसा भी दो। मतलब उधर भी पैसा कमाया, इधर भी पैसा कमाया। मतलब आप कह रहे हैं कि गुजरात तो गवर्नमेंट गुजरात ने बकायदा गवर्नमेंट ने जांच करी और कहा कि आपने एक्सेस पेमेंट ले लिया है, और उसमें से 9,000 करोड़ वापस मांग रही है। गुजरात, ये लिखित में है सर। गुजरात जहां मतलब राम राज्य है, 35 साल से डबल इंजन। आप टाइगर ये कहना चाह रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है उसने 9,000 करोड़ रुपए का पेमेंट ज्यादा कर दिया। मतलब सरकार को तो कम करना चाहिए। ज्यादा कर दिया, क्योंकि क्या होता है, मैं एक अडानी, मैंने कहा कि देखो दीपक जी, मैं आपको 100 रुपए का कोल दे रहा हूं, ये रेट है आपका, ठीक है, और यदि कोल के रेट बढ़ गए तो फिर आप क्या करोगे? बोलेगा जो भी गैप है हम आपको दे देंगे, आप चिंता मत करो। तो मैंने 100 रुपए का कोल दिया, दूसरे महीने मैं 200 का कोल दे रहा हूं आपको, बोल रहा हूं मैं 100 रुपए ज्यादा हो गए, आपने 100 रुपए मुझे दे दिए। फिर मैंने तीसरे महीने आपको 100 रुपए 200 300 रुपए का कोल दिया, इस बार तो 200 बढ़ गए, आपने मुझे 200 दे दिए। फिर एक दिन आपने चेक किया, इंडोनेशिया में तो 100 ही रुपए का रेट है, तो भाई आपने 200 का कैसा लाया? तो आप हमारे 100 वापस करो और दूसरे महीने के 200 वापस करो। ऐसे 9,000 करोड़, ऐसे 9,000 करोड़ शर्मा शर्मी में गुजरात गवर्नमेंट ने वापस मांगे हैं अडानी जी से। मतलब वहां भी चूना लगा दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। जी। अब मेरा जो सवाल था, अभी आपने उसका जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि 2019 में, 20 में, 2021 में अगर ये कोयला महंगे दामों में भारत में उतारा जा रहा था, बिजली घरों को सप्लाई हो रहा था, तो हमारे देश की जांच एजेंसियों ने सवाल क्यों नहीं उठाए? एक विदेशी अखबार को ये क्यों खोलना पड़ा मामला? मैं ये कह रहा हूं आपसे। क्या मोदी जी का प्रेशर है? क्या एजेंसियों को के ऊपर प्रेशर है? क्या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं डरते हैं अडानी का नाम लेने से, फाइल खोलने से? ये मैं जानना चाह रहा हूं। एक बहुत ही वाहियात सा उदाहरण मुझे देना नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरे पास इसके सिवा कोई उदाहरण नहीं। जब हमारे पत्रकारिता के महापुरुष राजेंद्र माथुर की मृत्यु हुई, तो उनके भाई जैसे मित्र, उनके शिष्य कहो, उनके पारिवारिक सदस्य कहो, जो प्रभात जोशी ने 4 लाइन का संपादकीय लिखा था विशेष, उसमें उन्होंने लिखा था कि क्या कोई अपने मृत्यु पे रोता है क्या? उन्होंने अपने आप को सामायिक कर दिया था राजेंद्र माथुर ने कि माथुर जी गए तो मैं भी गया। तो ऐसी ही सारी एजेंसी अडानी में समाहित है। कौन एजेंसी अपने आप को सवाल करेगी? कौन इनकम टैक्स अपने आप में इनकम टैक्स की नोटिस देगा? कौन ईडी अपने आप को खुद को नोटिस देगा? कौन सीबीआई अपने आप को नोटिस देगा? ये तो नहीं दे पाती ना, अलाउड ही नहीं है। ईडी कोई नोटिस थोड़ी देगा कि ईडी को नोटिस देता है, ये नहीं हो गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, टाइगर, आप ये कहना चाह रहे हैं अडानी सीबीआई है, अडानी ही इनकम टैक्स है, अडानी ही सरकार है, अडानी ही अवतार है मोदी जी का, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने वही कहा था, मैंने पिछली बार भी कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में, पेड़ों में मैं पीपल हूं, जानवरों में मैं शेर हूं, मनुष्य में मैं अर्जुन हूं। तो उद्योग में मोदी जी अडानी है, नहीं तो इतना गोरख धंधा नाक के नीचे नहीं चल सकता। मुझे आज भी विश्वास है मेरे देश के अधिकारियों पे, लेकिन क्या करें बेचारे, जब हाथ बंधे हैं क्या करें? बर्बाद हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे यदि उन्होंने अडानी जी के खिलाफ शब्द बोला। टाइगर, एक और सवाल, और ये सवाल बहुत अहम है, और ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ही है ये। बल्कि 13 अक्टूबर को फिर से अडानी के मामले की सुनवाई होनी, और इस बीच अडानी के खिलाफ तमाम सबूत, दस्तावेजी सबूत जो हैं वो अदालत में रखे गए हैं, एफिडेविट रखे गए हैं और डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। चंद्रचूड़ साहब सुनवाई करेंगे, हालांकि और भी जज हैं इसमें, लेकिन चीफ जस्टिस भी हैं इस अदालत में। आपको लगता है कि जिस तरह के डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जिस तरह के दस्तावेजी सबूत
बहुत ही ठोस सबूत रखे गए हैं गड़बड़ी के, और ये तमाम जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, कभी कोई ब्रिटेन का अखबार लिख रहा है तो कोई बाहर का अखबार लिख रहा है, अमेरिका का अखबार लिख रहा है, ये सारे सबूत जब रखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, आपको लगता है इस नई रोशनी में कहीं ना कहीं अडानी साहब के लिए मुसीबतों का दौर अब शुरू हो रहा है? क्योंकि चंद्रचूड़ कहीं ना कहीं, जी मुझे यकीनन लगता है आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि अडानी जी के खिलाफ जो लोग कोर्ट में गए हैं वो इन सारे सबूतों को फिर से एक बार रखेंगे। वो कहेंगे कि ये नई नई चीजें आ रही है, अडानी इस पे एक्सप्लेनेशन दे। अडानी बार बार ये ना कहे कि वो मैं देशभक्ति हूँ, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, देश के विकास में रोड़ा डालते हैं। अरे ये देश का विकास है। 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच रहे हो आपदा के समय, जब देश को जरूरत है सख्त पैसे की। ऐसे में तुम बिजली महंगी कर रहे हो, लूट रहे हो देश को। ऐसा तो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं लूटा होगा जितना लूट रहे हो आप। और उसके बाद देशभक्ति का, मैं तो आज शरद पवार जी को भी आह्वान करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम से, वो भी देखते हैं आपका प्रोग्राम। शरद पवार जी ने अपने जीवनी में 1-2 पन्ने लिखे अडानी जी को, और उसमें कहा कि पावर सेक्टर में अडानी जी ने जो काम किया वो देश की सेवा की। अरे देश की सेवा नहीं की, सिर्फ मेवा खाया है। निकाल दीजिए वो 2 पन्ने उसमें से। कहाँ की सेवा भाई? और ऐसा ही यदि मेरे को समर्थन दे सरकार, तो मेरे पास ऐसे कोयले के काम करने वाले हजारों लोग हैं। इतना यदि नंगा नाच चलने दोगे तो हर आदमी पैसा कमा के देगा देश को। जब देश को ही लूट के ही पैसा कमाना दिखाना है आपको, जी, तो लूटने वाले बहुत हैं। आपको लगता है कि चंद्रचूड़ साहब जो हैं, क्योंकि ये मामला स्टेक्स इतने हाई हैं कि अडानी साहब, मोदी जी, अमित शाह, गुजरात लॉबी, ये सारा कुछ, फिर बीजेपी की सरकार, प्रचंड बहुमत, 2024 में चुनाव, इस बीच अगर अडानी की किरकिरी होती है उसका मतलब मोदी की किरकिरी होती है, अडानी फंसते हैं तो उसका मतलब सरकार फंसती है, मोदी जी पे कीचड़ उछलेगा। आपको लगता नहीं है कि चंद्रचूड़ इतने प्रेशर में बोल्ड डिसीजन दे पाएंगे, या जितना आप चंद्रचूड़ को जानते हैं, समझ रहे हैं, ये वाकई आदमी स्टील फ्रेम वाला है, ये झुकने वाला आदमी नहीं है? नहीं, झुकने वाला आदमी नहीं है ये। एक आध बार गलती बाय मिस्टेक, मतलब गलत कई बार आकलन हो सकता है। उन्होंने जो कमेटी बनाई उसमें कुछ लोग ऐसे थे, शायद उनकी जानकारी नहीं होगी। लेकिन अभी तक जितना चंद्रचूड़ जी ने कहा वो प्रेशर में आने वाले नहीं। वो डायरेक्ट जिन्होंने डायरेक्ट हेड ऑन लिया है सरकार को, कई बार लिया है, एक बार नहीं है, कई बार लिया है। वो डरने वाले शख्स नहीं है। बस सबूत पुख्ता रखे और पूरे ताकत के साथ रखे। क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ सारा घूम फिर के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आता है। यदि कल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो 30 शिपमेंट है कोल के, इसको इन्वेस्टिगेट करें, ये एजेंसी लेगी अभी इसमें इन्वेस्टिगेट करने में 6 महीने, और 6 महीने में एक बात बताएंगे कि सर वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट से आंकड़े नहीं मिल रहे, हम क्या करें? हमारे पास भारत के तो आंकड़े हैं। मतलब जो आंकड़े पत्रकारों को मिल सकते हैं ये इनको नहीं मिलते, क्योंकि ये लाना नहीं चाहते। ये टाइम निकालना चाहते हैं नवंबर तक, नवंबर 2024 तक, जब तक नवंबर तक बैठे हैं तब तक। ये मतलब आप टाइगर ये कहना चाह रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं इस मामले को लंबा खींच रही हैं, इस मामले को ड्रैग ऑन करना चाह रही हैं, कि उनको लगता है कि अगर सारे सबूत अदालत में रख दिए तो चंद्रचूड़ साहब तो सजा दे देंगे इसमें। मैं तो कह रहा हूं कि भाई हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग चोर है, मान लिया चोर है, लेकिन उसने जो तथ्य सामने रखे उसमें कम से कम इन्वेस्टिगेट तो करते। हमारे एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन किसको किया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो शेयर में चढ़ाव उतार हुआ उसमें किन किन शेयर ब्रोकर ने कमाया, किन किन इन्वेस्टर्स ने कमाया, तो वो उसका लोग ढूंढ रहे हैं कि वो हिंडनबर्ग के साथ उसकी लिंक है क्या। अरे आपको ढूंढना क्या है? आपको तो ये ढूंढना था कि हिंडनबर्ग में जो कह दिया उसको भी क्लीन आने दो। अडानी जी बार बार कहती कि मैं देश का विकास कर रहा हूं, देश के विकास में बाधा लाते हैं, हमें बदनाम करने का प्रयास करते हैं। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं अडानी ग्रुप पर कोई जांच करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा? जब तक मोदी जी है तब तक अडानी जी टोटल सेफ है। मैंने पहले भी कहा था कि अडानी जी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आपका और मेरा प्रोग्राम भी अडानी जी का कुछ नहीं कर सकता। हम सिर्फ जन जागरण का काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के सेनानी बने हुए हैं वो नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवा रहे हैं,
करवा रहे हैं, होने दे रहे जी। नहीं है, करवा रहे हैं, ये आरोप है मेरा। एक्शन है। ये इसीलिए हम तो टाइगर, जन जागरण की बात कर रहे हैं। बड़ी बात हमें आपने कोई, मुझे बिल्कुल जरा सी भी 1% भी मुगालता नहीं कि अडानी के ऊपर कुछ एक्शन होगा। नहीं अडानी जी इस नहीं, समय भगवान है, एक बात आपने अहम बड़ी ब्रह्मा कही कि, अहम देव, ऐसा है जी उनका। हाँ, आपने एक बात टाइगर बड़ी कही कि जो सरकार और उस सरकार का नेता जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए जिसने देश से वादा किया था, उसी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो भ्रष्टाचार पर जांच करने वाली एजेंसियां हैं, उन पर इतना दबाव है कि फाइलें बंद हो गई हैं, हाथ पर हाथ रख के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। और जब तक मोदी जी हैं कुर्सी पर, तब तक किसी की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं है कि वो अडानी का जाके दरवाजा खटखटा दे, चाहे जितने भी आरोप उनके ऊपर लगे। और ब्रिटेन के अखबार और अमेरिका के अखबार लिखते रहें, इसका कोई मतलब नहीं है जब नहीं तक नहीं, कोई अब इंडियन वो नहीं जी। नहीं, अब वो भी चीनी, वो भी इस देश के खिलाफ प्रोपोगंडा चला रहे हैं, देश को विकास नहीं होने दे रहे हैं। वो भी चीन, पाकिस्तान जी, देशद्रोही हो गए हैं। सिर्फ मैं न्यूयॉर्क कुल टाइम्स मिलाकर, में, नहीं नहीं, यही रिपोर्ट जब, यही अखबार यदि कल न्यूज क्लिक के बारे में छापे तो फिर उनका हर शब्द गीता हो जाता है, और वो लेकिन अडानी जी मोदी के जी बारे में छापे तो अखबार वाहियात हो जाता है, देश के द्रोह हो जाता है। जी। ये वेस्ट का प्रोपोगंडा है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है इसलिए। बहरहाल देखना होगा कि 13 अक्टूबर को ये जब मामला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में जाता है, एक नई रोशनी इस केस में जरूर आएगी, क्योंकि इस बीच महीने 1.5 महीने में कई नए घोटाले, नए खुलासे अडानी पर हुए हैं, और इन सबके दस्तावेजी सबूत चंद्रचूड़ की अदालत में रखे हैं। तो एक अहम डेट आ रही है अक्टूबर में, और ये जो अगली हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, मुझे लगता है कि उसमें कई गाज भी गिर सकती है और चंद्रचूड़ कोई एक्शन भी ले सकते हैं। टाइगर आप आए और हो आपने सकता है जिस कि तरह 13 हिम्मत, तारीख को किसी के 12 बज जाए। 12 बज जाए। टाइगर आप आए और आपने हिम्मत के साथ हर सवाल का जवाब दिया, और आज के दौर में इस हिम्मत की ही देश को जरूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का।